कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन उन्हीं फिल्मों को बनाने वाले बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की कहानी किसी से छुपी नहीं है। और इसी अंडरवर्ल्ड की छांव में पल रहे बॉलीवुड ने 19 जून 2018 को एक फिल्म बनाकर एक कहानी के माध्यम से एक चरित्र को गढ़ने की कोशिश की थी। मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उस वक्त देश के लोगों ने उस फिल्म को देखने के बाद उस चरित्र को क्या सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन आज हम भारतीय इतिहास में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के माध्यम से उस चरित्र के कुछ हिस्सों की सच्ची कहानी आपको जरूर बताएंगे, जिस कहानी को सुनकर शायद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी का स्पेशल एपिसोड देशद्रोही। 12 मार्च 1993 भारतीय इतिहास का वह काला दिन, जिस दिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाकर कुल 257 लोगों को मौत की नींद सुलाकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया गया था। यही वो मनहूस दिन था जिस दिन मुंबई में एक के बाद एक सिलसिलेवार 13 सीरियल ब्लास्ट करवाए गए और मुंबई को पूरी तरह से खामोश कर दिया गया। और इस घटना के ठीक 2 दिन बाद यानी 15 मार्च 1993 को सरकार ने डीसीपी राकेश मारिया को इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। और डीसीपी मारिया ने खुद 162 बेहतरीन पुलिस अफसरों की एक टीम बनाई और मुंबई में हुए उस सिलसिलेवार सीरियल ब्लास्ट और उस धमाके से जुड़े अपराधियों की छानबीन करनी शुरू कर दी। और इस टीम ने एक सघन जांच अभियान के बाद पूरे देश से इस मुंबई ब्लास्ट केस से संबंधित 189 लोगों को गिरफ्तार किया। दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस ने मिलकर पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा किया था, जिसमें कुछ गरीब, कुछ रसूखदार और कुछ 72 हुरों की ख्वाहिश रखने वाले धार्मिक उन्मादी भी थे। इस ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम और अनीस के साथ टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा जैसे लोग भी शामिल थे। और ब्लास्ट के बाद यह चारों अपराधी देश से फरार होकर दुबई, लाहौर और कराची जैसे शहरों में जाकर छुप गए थे। डीसीपी राकेश मारिया की स्पेशल टीम ने जिन 189 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन अपराधियों से पूछताछ चल ही रही थी कि डीसीपी राकेश मारिया के ऑफिस में माहिम पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल आकर कहता है, सर, हनीफ और समीर आपसे बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास ब्लास्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसे वह सिर्फ और सिर्फ आपसे ही शेयर करना चाहते हैं। उस कांस्टेबल से यह सूचना पाकर डीसीपी राकेश मारिया ने तुरंत अपने एक एसआई को हनीफ और समीर को लेने के लिए माहिम पुलिस स्टेशन के लिए भेज दिया। हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा दोनों ही दाऊद के खास गुर्गे थे। हनीफ के पास बांद्रा में तवा नाम का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, जबकि समीर मैग्नम वीडियो नाम की एक प्रसिद्ध कंपनी चलाता था और बॉलीवुड के इंपा संगठन का अध्यक्ष भी था। इन दोनों ने दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए हथियार और विस्फोटकों को रिसीव किया था और उनको जगह जगह पहुंचाया था। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में बाबा मूसा चौहान नाम के एक अपराधी ने भी इन दोनों का नाम डीसीपी राकेश मारिया को बता रखा था। और जैसे ही डीसीपी राकेश मारिया का वह एसआई हनीफ और समीर को लेकर डीसीपी मारिया के ऑफिस में घुसता है, राकेश मारिया तुरंत उस एसआई को बाहर जाने का इशारा करते हैं। और उस एसआई के जाने के बाद डीसीपी राकेश मारिया हनीफ और समीर से कुछ पूछते कि उससे पहले ही हनीफ और समीर ने डीसीपी राकेश मारिया से एक सवाल पूछ लिया, सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े लोगों पर हाथ डालने से डरते हैं? हनीफ और समीर के इस सवाल से डीसीपी राकेश मारिया गुस्से से तिलमिला गए। राकेश मारिया ने गुस्से में पूछा, बड़े लोग? कौन बड़े लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? राकेश मारिया के इस सवाल का जवाब देते हुए समीर ने कहा, संजू बाबा साहब, संजू बाबा। संजू बाबा? कौन संजू बाबा? डीसीपी राकेश मारिया ने आश्चर्यचकित होते हुए कड़क आवाज में समीर से यह सवाल किया था। डीसीपी मारिया के इस सवाल का जवाब देते हुए हनीफ और समीर ने लगभग एक सुर में बोला, संजय दत्त साहब, आपका अपना हीरो संजय दत्त। और संजय दत्त का नाम सुनते ही डीसीपी राकेश मारिया के होश फाख्ता हो गए।
इसके बाद हनीफ और समीर ने जो कहानी डीसीपी राकेश मारिया को बताई, वह कहानी आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगी। हनीफ और समीर ने डीसीपी राकेश मारिया को बताया कि बाबा मूसा चौहान हथियारों और विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी लेकर उनके पास आया था, जिस गाड़ी को समीर ने खुद चलाते हुए संजय दत्त के बंगले पर पहुंचाया था और वहां पर सारे हथियार गाड़ी से उतारकर संजय दत्त के बंगले पर रख दिए गए। और इसके कुछ दिन बाद हनीफ एक मारुति 1000 गाड़ी लेकर संजय दत्त के बंगले पर गया था, जहां पर संजय दत्त ने बाकी सारे हथियार और विस्फोटक हनीफ की गाड़ी में लोड कर दिए थे और उनमें से कुछ हथियार अपने पास रख लिए थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डीसीपी मारिया ने हनीफ और समीर से पूछा कि दत्त के घर से वो हथियार कहाँ गए, उन हथियारों की आखिरी लोकेशन क्या थी। दोनों ने कहा, सर इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, पर दाऊद इब्राहिम के हथियार संजय दत्त के घर गए थे, यह बात पक्की है। डीसीपी राकेश मारिया इन दोनों से पहले बाबा मूसा चौहान से अपनी पूछताछ पूरी कर चुके थे, लेकिन बाबा मूसा चौहान ने संजय दत्त वाली बात डीसीपी राकेश मारिया से छुपा ली थी। लेकिन इस नई जानकारी को पाकर डीसीपी मारिया एक बार फिर बाबा मूसा चौहान से पूरी सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं और डीसीपी राकेश मारिया का गुस्सा देखकर बाबा मूसा चौहान इस बार की पूछताछ में बताता है कि संजय दत्त के घर से हथियारों से लदी हुई जो मारुति 1000 निकली थी, वह कार मंजूर अहमद की थी। इस समय तक पुलिस ने मंजूर अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार मंजूर अहमद ने डीसीपी राकेश मारिया को बताया कि संजय दत्त के घर से निकले हथियार और विस्फोटक बांद्रा में रहने वाली जैबुन्निसा काजी के घर भेजा गया था। इस जानकारी को पाकर डीसीपी राकेश मारिया की टीम ने तुरंत ही बांद्रा से जैबुन्निसा काजी को गिरफ्तार किया और जैबुन्निसा जैसे ही डीसीपी राकेश मारिया के सामने आई, वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने रोते हुए डीसीपी राकेश मारिया से कहा, साहब मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी 3 लड़कियां हैं, मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं, मुझे हथियारों और गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए साहब। एक अधेड़ और गरीब औरत को इस तरह से रोता और बिलखता देखकर डीसीपी राकेश मारिया का दिल पिघल जाता है और वह उसको घर वापस भेज देते हैं। साले हरामखोर पुलिस को चूतिया बनाता है, खुद को बचाने के लिए एक गरीब औरत को फंसाता है, 3 लड़कियां हैं उसकी, कुछ तो शर्म कर। कुछ ऐसे ही गुस्से और शब्दों के साथ डीसीपी राकेश मारिया मंजूर अहमद पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डीसीपी मारिया के उन गुस्सों का कोई असर मंजूर अहमद पर नहीं होता है और इस बार मंजूर अहमद डीसीपी मारिया को जैबुन्निसा काजी के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। इस बार मंजूर अहमद डीसीपी मारिया को एक ऐसे शख्स का नाम बताता है जिसकी जानकारी अभी तक किसी भी जांच में नहीं मिली थी और वह नाम था अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी। मंजूर अहमद दावा कर रहा था कि संजय दत्त के घर से जैबुन्निसा के घर तक हथियारों की खेप अबू सलेम नामक 25 वर्षीय युवक ने पहुंचाया था, जो इसी की तरह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था। और अब मंजूर अहमद से यह जानकारी पाकर आनन फानन में एक टीम फिर से जैबुन्निसा के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए भेज दी जाती है और जैसे ही पुलिस की टीम जैबुन्निसा काजी को गिरफ्तार करके डीसीपी मारिया के सामने पहुंचती है कि डीसीपी मारिया की आंखों में उबल रहे गुस्से को देखकर डीसीपी मारिया के पैरों में गिर पड़ी और डीसीपी मारिया के पैरों को पकड़कर रोते हुए उसने डीसीपी मारिया को अबू सलेम के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन डीसीपी मारिया के हाथों से शिकार अब निकल चुका था, क्योंकि जैबुन्निसा काजी अपनी पहली गिरफ्तारी से छूटने के बाद इस घटना और इस छानबीन की पूरी सूचना फोन पर अबू सलेम को दे दी थी और जैबुन्निसा काजी के उस फोन के बाद अबू सलेम मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से नेपाल होते हुए दुबई पहुंच जाता है और इसी घटना से प्रारंभ हुई थी सलेम के देशद्रोही अबू सलेम बनने की कहानी। और डीसीपी मारिया की पूरी जांच के बाद खींची लकीरों से जो तस्वीर बनकर सामने आती है, वो तस्वीर कुछ इस तरह की थी। दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के कहने पर बाबा मूसा चौहान अबू सलेम को एक मारुति वैन के साथ हथियार लेने के लिए गुजरात के भरूच भेजा था, जहां पहुंचकर अबू सलेम करोड़ों रुपए के हथियार और विस्फोटक लेकर मुंबई वापस आता है। लेकिन मुंबई में इन सामानों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जिस पर किसी को भी किसी भी प्रकार का शक न हो और इन्हीं हथियारों और विस्फोटकों को रखने के लिए हनीफ और समीर ने अनीस इब्राहिम से कहा कि भाई क्यों न यह सारा सामान अपने हीरो के घर पर रखवा दिया जाए, वह आपको बहुत मानता है, वह आपकी बात इनकार नहीं करेगा। अनीस इब्राहिम को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वह संजय दत्त को
फोन करता है और उसके सिर्फ एक बार कहने पर संजय दत्त अपने वतन से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह देश जिस देश ने उसे बेशुमार दौलत और बेशुमार शोहरत दी थी, उसी देश के खिलाफ चल रही गतिविधियों में शामिल होकर भारत का यह हीरो अब विलेन बन चुका था। 16 जनवरी 1993 यानी धमाकों से लगभग 3 महीने पहले अनीस इब्राहिम इसी दिन हथियारों से भरी वैन को संजय दत्त के घर ले जाने का आदेश देता है। समीर अपनी गाड़ी से आगे आगे था और उसके पीछे हथियारों से लदी वैन लेकर अबू सलेम चल रहा था और अबू सलेम की गाड़ी में अबू सलेम के साथ बाबा मूसा चौहान भी मौजूद था। संजय दत्त पहले से ही इन लोगों का अपने बंगले पर इंतजार कर रहा था और जैसे ही ये लोग हथियारों से भरी वैन को लेकर संजय दत्त के बंगले पर पहुंचते हैं, संजय दत्त जल्दी से गैराज का दरवाजा खोलकर हथियारों से भरी वैन को गैराज के अंदर करवा देता है, जिसमें से 3 AK-56 राइफल, 25 हैंड ग्रेनेड, एक 9mm की पिस्टल और कुछ गोलियां संजय दत्त एक बैग में अपने लिए रख लेता है। और इन हथियारों और गोला बारूद को रखने के कुछ दिन बाद संजय दत्त के मन में न जाने क्या हुआ, वह अनीस इब्राहिम को फोन करके हथियार अपने गैराज से वापस ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। और इसके बाद अनीस इब्राहिम के आदेश पर अबू सलेम और हनीफ 2 अलग अलग गाड़ियों के साथ संजय दत्त के बंगले पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर संजय दत्त ने वह सारे हथियार और गोला बारूद उनको वापस कर दिया, लेकिन जो हथियार संजय दत्त ने एक बैग में रखकर अपने पास रखा था, उन हथियारों को संजय दत्त अपने पास ही रख लेता है। हनीफ और अबू सलेम हथियारों से भरी वैन लेकर संजय दत्त के घर से निकलते हैं। रास्ते में हनीफ अपने घर चला जाता है और अबू सलेम हथियारों से भरी वह वैन लेकर जैबुन्निसा काजी के घर पहुंचता है और सारे हथियार और गोला बारूद जैबुन्निसा काजी के घर रख देता है। और फिर कुछ ही दिन बाद अबू सलेम वह सारे हथियार और गोला बारूद जैबुन्निसा के घर से भी लेकर चला जाता है। अब जैबुन्निसा काजी के घर से वह हथियार कहाँ गए, यह सिर्फ अबू सलेम ही जानता था और अबू सलेम अब पुलिस की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। मुंबई बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आना एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा था। 20 years after the 93 blast rocked Mumbai, actor Sanjay Dutt surrendered before a Tata court. Possessing an AK-56 rifle arranged by Anees Ibrahim. Now, the fate of Bollywood star Sanjay Dutt, who is facing a 6-year jail term for possessing illegal arms, will be decided today by the Apex Court, along with the... इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में अब इस गंभीर विषय पर विचार विमर्श हो रहा था कि संजय दत्त को कैसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस समय संजय दत्त मॉरिशस में आतिश फिल्म की शूटिंग में व्यस्त था। कमिश्नर सामरा का मानना था कि संजय दत्त के इंडिया वापस आने तक उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके वापस आने से पहले यह जानकारी किसी भी तरह से बाहर जाती है तो शायद वह कभी भी इंडिया वापस ही ना आए। कमिश्नर सामरा ने कहा कि पता करो वह शूटिंग खत्म करके कब वापस आ रहा है, उसे सीधे सीधे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हाँ इतना ध्यान जरूर रखना कि यह जानकारी किसी भी तरह से लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन जो होता है वह पुलिस के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी था। एक अखबार द डेली ने अपने मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छापी जिसकी हेडलाइन थी संजय दत्त के पास AK-47 राइफल है। इस न्यूज के रिपोर्टर थे बलजीत परमार और बलजीत परमार की इस रिपोर्ट ने डीसीपी मारिया के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। आखिर कहां से लीक हुई थी यह इन्फॉर्मेशन, कौन था इसके पीछे? राकेश मारिया यह सब सोच ही रहे थे कि टीवी शोज में यह बहस शुरू हो जाती है कि संजय दत्त को केवल शरद पवार और संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण फंसाया जा रहा है। उधर टीवी पर इस न्यूज को देखकर संजय दत्त ने कमिश्नर सामरा को फोन किया और कहा कि यह रिपोर्ट एक झूठ है, उसका इन हथियारों से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे केवल उसके पिता की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण फंसाया जा रहा है। खैर 19 अप्रैल 1993 यही वह दिन था जब मॉरिशस से आतिश फिल्म की शूटिंग पूरी करके संजय दत्त हिंदुस्तान वापस लौट रहा था। एक तरफ संजय दत्त की फ्लाइट सहार एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी और दूसरी तरफ संजय दत्त के समर्थक मुंबई की सड़कों पर सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और पूरा बॉलीवुड सड़कों पर इकट्ठा होकर संजय दत्त के लिए आवाज उठा रहा था। एक तरफ टीवी प्रेस और मीडिया में सिर्फ संजय दत्त छाया हुआ था और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी डीसीपी मारिया और कमिश्नर सामरा सच्चाई के लिए अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पूरी दुनिया के खिलाफ टक्कर लेने के लिए खड़े थे। अपने 10 पुलिस अफसरों को लेकर डीसीपी मारिया सहार एयरपोर्ट के एयरो ब्रिज के ऊपर सादी वर्दी में खड़े होकर संजय दत्त की फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे और ठीक 2 बजे संजय दत्त की फ्लाइट लैंड करती है
प्लेन का दरवाजा खुलता है और संजय दत्त जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है, सामने सादी वर्दी में खड़े डीसीपी राकेश मारिया अपना आई कार्ड दिखाते हुए संजय दत्त से कहते हैं, मेरा नाम राकेश मारिया है, अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मुझे दे दो। वहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी, जिसमें एक डीसीपी मारिया की ऑफिशियल एम्बेसडर कार थी और दूसरी एक पुलिस जीप थी। डीसीपी मारिया अपने एम्बेसडर कार में पीछे वाली सीट पर संजय दत्त को 2 कांस्टेबल के साथ बैठा देते हैं और खुद आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं। डीसीपी मारिया ने उन दोनों कांस्टेबलों को सख्त हिदायत दी थी कि संजय दत्त कुछ भी पूछे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। और डीसीपी मारिया की गाड़ी स्टार्ट होकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है, संजय दत्त पूछना शुरू करता है, तुम लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बाहर मेरी फैमिली और मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, कम से कम मुझे एक बार अपने पापा को फोन तो करने दो। संजय दत्त तमाम ऐसी बातें दोहराता रहा, लेकिन उसके किसी भी बात का कोई भी जवाब उसे नहीं मिल रहा था। खैर, डीसीपी मारिया उसे लेकर सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच की हेड ऑफिस में पहुंचते हैं। संजय दत्त को अगले दिन सुबह 8 बजे ज्वाइंट कमिश्नर MN सिंह की ऑफिस में पेश किया जाना था, लेकिन पिछले कई घंटों से क्राइम ब्रांच की ऑफिस में अकेले बिताने के बाद संजय दत्त पूरी तरह से टूट चुका था और डीसीपी राकेश मारिया यही चाहते भी थे। खैर, अगले दिन जब डीसीपी मारिया ने संजय दत्त से पूछताछ प्रारंभ की तो प्रारंभ में तो संजय दत्त सब कुछ मना करता रहा, लेकिन अचानक राकेश मारिया के एक झन्नाटेदार थप्पड़ से संजय दत्त की बची खुची अकड़ भी पूरी तरह से टूट गई। डीसीपी मारिया के इस थप्पड़ से संजय दत्त बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और डीसीपी राकेश मारिया को सारी सच्चाई बता दी। और डीसीपी मारिया ने सारा सच जानने के बाद कहा कि बैग में रखा हुआ हथियार अभी भी तुम्हारे घर में है ना, तुम तुरंत चलो और बैग में रखा हुआ वह हथियार मुझे सौंप दो। फिर संजय दत्त ने रोते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, द डेली में छपी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैंने उस हथियारों को अपने दोस्तों के द्वारा डिस्ट्रॉय करवा दिया था। उन हथियारों को डिस्ट्रॉय करने में संजय दत्त के दोस्त यूसुफ नलवाला, अजय मारवा, केसरी अजदानिया और रूसी मुल्ला शामिल थे। डीसीपी राकेश मारिया ने तुरंत पुलिस की अलग अलग टीम भेजकर इन चारों को गिरफ्तार करवाया और संजय दत्त से कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और इन सारी घटनाओं का जिक्र आपको डीसीपी राकेश मारिया की लिखी किताब लेट मी से इट नाउ में मिल जाएगा।